सुप्रभात। आज व्याकरण का 10वां पाठ का नाम क्रिया, पाठ का नाम क्रिया है। क्रिया वाक्य में जिस पद से क्रिया किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, यानी वाक्य में क्रिया उसको कहते हैं जो कि पद में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए, वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण घटक होती है। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण घटक होती है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। जैसे मोहन कबूतर उड़ा रहा है। उड़ा रहा है ये क्रिया हुआ। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं ये क्रिया हुआ। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, हम लोग उसको कर्म के आधार पर बांटे, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला हुआ अकर्मक क्रिया और दूसरा हुआ सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, यानी अकर्मक वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए, वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, हंसना। जैसे बच्चा रो रहा है, रोना, तो रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है, तो इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं हुआ है, तो इसमें ये अकर्मक क्रिया हो गया, यानी इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा हुआ सकर्मक क्रिया। वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है, वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए, वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन पुस्तक पढ़ रहा है। सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक जो है इसमें कर्म हुआ, तो इसमें कर्म की आवश्यकता है। सकर्मक क्रिया के दो भेद किए जाते हैं। जिस पहला होगा एक कर्मक और दूसरा होगा द्विकर्मक। तो एक कर्मक क्रिया वाले वाक्य में एक ही कर्म होता है। एक कर्मक क्रिया वाले वाक्य में एक ही कर्म होता है। जैसे वह सेब खा रहा है, यहाँ सेब एक कर्म है और खा रहा है एक कर्मक क्रिया है। कुछ सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। कुछ सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे मैंने सीता को पुस्तक दी, तो सीता को पुस्तक दी, तो सीता और पुस्तक ये दोनों कर्म हो गए। मैंने मित्र को गाना सुनाया, तो मित्र और गाना ये दोनों कर्म हुआ, तो ये द्विकर्मक हो गए। अब प्रयोग की दृष्टि से क्रिया का भेद दर्शाया जाता है।
संरचना या प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद किए गए हैं। तो पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया और चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। तो ये 5 भेद किया गया है संरचना की दृष्टि से क्रिया के। तो आइए संरचना की दृष्टि से 5 क्रिया के बारे में विस्तार से हम लोग समझें। जो सामान्य क्रिया है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन उठा, मोहन गया, सोहन गया। तो ये सामान्य क्रिया हो गया। जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। दूसरा है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया में 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। फिर से सुनिए, 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, रेशमा घर जा रही थी। तो इसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। तीसरा है नाम धातु क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। जैसे बात, तो बात से बतियाना, शर्म, शर्म से शर्माना। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से ना प्रत्यय जोड़ करके नाम धातु क्रियाएं बनती है। उसके बाद चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जब वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरणा देकर काम करवाए। जब वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरणा देकर के काम करवाए तो उस वाक्य की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। फिर से सुनिए, जब वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरणा देकर काम करवाए तो उस वाक्य की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ नौकरानी से कपड़े धुलवाती है, माँ नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। माँ स्वयं काम न करके नौकरानी से कपड़े धुलवा रही है, ये काम करवा रही है, स्वयं वो नहीं कर रही है। तो ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया में किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त होती है, किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त होती है तो यह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। किसी क्रिया से, फिर सुनिए, किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त होती है तो यह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें कर जुड़ता है। जैसे वह सो कर उठी है, सोना क्रिया हुआ और कर इसमें लगा करके पूर्वकालिक क्रिया बनाया गया, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त होती है तो यह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें कर जुड़ता है। जैसे सो कर उठी है, वह सो कर उठी है, मैं नहा कर पढ़ूंगा। तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। बस आज इतना ही क्रिया का पाठ है। धन्यवाद।